छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों की कई जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। आज हिंदी दिवस पर देश भर में हो रहा है अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। प्रदेश के किसानों को दीपावली त्योहार पर दी जाएगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों की कई जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ की 12 ऐसी जातियों को, जिसमें से 11 पर्यायवाची शब्द के रूप में हैं और एक अन्य जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। कैबिनेट के इस फैसले से छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों की जनजातियों को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 12 ऐसे जातियों को, जिसमें 11 पर्यायवाची शब्द के रूप में और एक को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां इस समय है और उसमें से 11 में पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। भारिया भूमिया के स्थान के साथ साथ अब उसमें भूइयाँ, भूइयाँ एवं भूइयाँ ये शब्द जोड़े गए हैं। वहीं क्रमांक संख्या 5 में ही भारिया के स्थान पर पर्यायवाची शब्द के रूप में भारिया शब्द को भी जोड़े गए हैं। प्रविष्ट संख्या 5 पर पंडो जो स्पेलिंग में डिफरेंसेस होने की वजह से कठिनाई होती थी, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। प्रविष्ट संख्या 14 में जो धनवार है, उसमें धनुवार, धनवार आदि पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। इसी तरीके से क्रमांक 15 में गदबा और गडाबा ये दोनों शब्द को जोड़े गए हैं, जो उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के आधार पर देखा गया है। इसी तरीके से क्रमांक 16 में गोंड के रूप में गोंड शब्द को जोड़ा गया है। क्रमांक संख्या 23 में कोंद के साथ कोंड शब्द को जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से कोडाकू हैं। क्रमांक 32 में नगेसिया और नगासिया और किसान को पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़ा गया है। 33 में धांगड़ शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। इसी तरीके से क्रमांक 41 में सावर ऑलरेडी है, उसमें सावरा, सौरा शब्द जोड़े गए हैं। 42 के बाद बिंझिया, जो उड़ीसा में, झारखंड में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड ट्राइब के सूची में है, यहाँ वो सूची में नहीं था। सभी औपचारिकताओं को, क्योंकि इसकी जांच की प्रविधि है और
स्टेट से रिकमेंडेशन आती है और स्टेट के बाद में फिर हमारा मिनिस्ट्री उस पर कार्रवाई करने के बाद आरजीआई को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजती है। उसकी सहमति प्राप्त होने के बाद फिर कमीशन इस पर अपना जांच और अपना मंतव्य देता है और उसके बाद ये अंतर मंत्रालय विमर्श के बाद मंत्रिपरिषद में स्वीकृति देती है। तो छत्तीसगढ़ के हमें लगता है कि लगभग 15 वर्षों से ये विषय इस तरीके से चल रहा था, जो फैसला नहीं हो पाया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक अन्य फैसले में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप के लिए साइनिंग ऑफ गारंटी को भी अनुमति दे दी गई है। भारत में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन अब किया जाएगा। आज हिंदी दिवस है। आज के दिन सन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया था। आज विश्व में हिंदी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि हिंदी ने विश्व भर में भारत को एक विशिष्ट सम्मान दिलवाया है। इसकी सरलता, सहजता और संवेदनशीलता हमेशा आकर्षित करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदी दिवस पर मैं उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इसे समृद्ध और सशक्त बनाने में अपना अथक योगदान दिया है। हिंदी दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर गुजरात के सूरत में केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने देश दुनिया के सभी हिंदी प्रेमियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिंदी आम जन की भाषा है और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में ही होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश की हर भाषा और बोली को समृद्ध करने का लक्ष्य होना चाहिए। हिंदी को समृद्ध करने से ही सभी भारतीय भाषाएं समृद्ध होंगी। आगे की शिक्षाओं में भी स्वभाषा का सबसे बड़ा उपयोग होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में ही होनी। इसके आगे बढ़कर कहा, अनुसंधान के क्षेत्र में भी स्वभाषा का उपयोग होना चाहिए। कोर्टों की भाषा, मेडिकल विज्ञान की भाषा, तकनीक की भाषा और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम स्वभाषा में रूपांतरित होकर आने वाले दिनों में इसका अनुसंधान भी स्वभाषा में हो, राजभाषा में हो, इस दिशा में ले जाने का उन्होंने बीज नई शिक्षा नीति के अंदर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर बोया है। और आने अनेक पीढ़ियों से हमारा जो साहित्य सर्जन हुआ है, इसकी आत्मा को अगर समझना है तो राजभाषा को सीखना ही पड़ेगा। अगर इसकी आत्मा को समझना है तो हमारी स्थानीय भाषाओं को मजबूत बनाना पड़ेगा और राजभाषा और स्थानीय भाषा मिलकर पूरे देश के मन में से ये भाषा की लघुता ग्रंथि को जो अंग्रेजों ने निर्मित किया है उसको उखाड़ कर फेंकने का समय अब आ गया है। इसलिए आज का दिन जो देश को हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने आज हिंदी दिवस पर जारी अपने वीडियो संदेश में कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की प्रतिस्पर्धी भाषा नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ में भी हिंदी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 सितंबर हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदी सहज ग्रहणीय भाषा है। हिंदी के सहज सरल होने के कारण इसने देश को एक सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी के गुण उसे भाषा के दर्जे से ऊपर एक संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं।
हिंदी भाषा आज जन जन की भाषा बन गई है और इसके गौरव तथा महत्व को और आगे ले जाने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए। राज्य के किसानों को दीपावली त्योहार पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा के ग्राम चपले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 26,21,000 किसानों को इस साल की इनपुट सब्सिडी की तीसरी किश्त के रूप में लगभग 1,745 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इससे पहले बीती 21 मई को पहली किश्त और 20 अगस्त को दूसरी किश्त के रूप में लगभग 3,500 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आम जनता से चर्चा कर राज्य शासन की योजनाओं की स्थिति की जानकारी भी ली। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात के बाद ग्राम नंदेली स्थित शहीद नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल की समाधि स्थल शांति बगिया पहुंचकर उन्हें पुष्प चक्र अर्पित किया और श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक स्थित छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय का अवलोकन किया और आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती किरणमयी नायक ने श्रीमती शर्मा को आयोग के कार्यालय का निरीक्षण कराया और आयोग के कार्यों के बारे में उन्हें जानकारी दी। श्रीमती शर्मा ने बताया कि आयोग के समक्ष कुछ प्रकरण लंबित थे, जिस संबंध में बार बार स्मरण कराए जाने के बावजूद राज्य पुलिस जवाब नहीं दे रही थी। इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस महानिदेशक और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से मुलाकात की है। मैं यहाँ पर कुछ केसेस जो पेंडिंग थे और स्टेट पुलिस उनका जवाब नहीं दे रही थी, हमारे बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद ऐसे कुछ 146 केसेस थे और 10 सुओ मोटो, जो कि हम अखबार से लेकर जो सीरियस केसेस होते हैं उन पे सुओ मोटो लेते हैं, ऐसे 10 केसेस थे। इनको लेकर डीजीपी से मिलना था, राज्य महिला आयोग से मिलना था, उनका कार्यप्रणाली देखनी थी और आज एक कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पे मैं गई। अपने प्रवास के दौरान श्रीमती शर्मा ने सेरीखेड़ी ग्राम पंचायत स्थित कल्पतरु मल्टी यूटिलिटी सेंटर पहुंचकर महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का भी अवलोकन किया। यहां महिलाएं सैनिटाइजर, चप्पल, फिनाइल, अगरबत्ती, बिस्किट, साबुन और बल्ब जैसी चीजें बनाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय द्वारा दुर्ग में मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी का शुभारंभ हेमचंद विश्वविद्यालय की कुलपति अरुणा पल्टा और क्षेत्रीय विधायक अरुण वोहरा ने किया। प्रदर्शनी के माध्यम से आजादी में अपना योगदान देने वाले नायकों के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने पहुंचकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्य अतिथि अरुणा पल्टा ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित ही प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी मिल सकेगी, जिन्होंने देश की आजादी में अपनी कुर्बानियां दी हैं। वास्तव में जब आप इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि इतने आज़ादी के जंग में जिन्होंने भाग लिया है, ऐसे ऐसे सेनानियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो लोग जिनका नाम नहीं जानते, जिनके कामों को नहीं जानते। हम गिनती के कुछ लोगों को तो ज़रूर पहचानते हैं जिनका नाम रोज़ आता है, परंतु ऐसे भी बहुत से अज्ञात नायक हैं आज़ादी के, जिनके बारे में लोग बिल्कुल नहीं जानते, जिनके कार्यों को नहीं जानते और उन्होंने कितना बलिदान दिया है देश को आज़ाद करने में, इसके बारे में भी नहीं जानते। तो निसंदेह ये प्रदर्शनी जो है ये बहुत ज्ञानवर्धक है। क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय के कार्यक्रम प्रमुख शैलेश फाये ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी देना है, ताकि वे उनके आचरण को अपने जीवन में उतारकर एक अच्छे नागरिक बन सकें। इस चित्र प्रदर्शनी में देश की आज़ादी के जो नामी नायक हैं, उनके साथ साथ गुमनाम नायक हैं, उनको हम
उनके संक्षेप में विवरण के साथ दर्शा रहे हैं, ताकि देश की नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी इन नायकों के बारे में अच्छे से जान सके और इनके आचरण और विचारों को अपने जीवन में उतारकर एक अच्छा नागरिक बनकर देश के विकास में अपना योगदान कर सकें। इस दौरान स्कूली बच्चों की एक जन जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली को अतिथियों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। दुर्ग के विवेकानंद सभागार से निकली ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करने के बाद पुनः कार्यक्रम स्थल पर आकर संपन्न हो गई। कार्यक्रम में पोषण से संबंधित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।